If you think that your prelims 2026 is on 24th May, then you're already 15 days late. Because जो smart aspirants होते हैं, they do not peak their preparation till the final day. Rather, they keep a buffer period, normally 10 to 15 days. So effectively देखा जाए तो you don't have 90 days, you have 75 days. Hello champs, in this video I'll share how you can use these 90 days effectively so that you can clear UPSC prelims 2026. क्योंकि हमें गधा मजदूरी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट मजदूरी करनी है. सो मैं क्या किया करती थी, जैसे 90 डेज अगर बच गए तो मैं डिवाइड कर देती थी उनको फेजेस में. सो अभी हम वो 15 डेज बफर हटा देते हैं, तो वो 75 डेजेस को हम डिवाइड करेंगे 35, 25, 15. तो जो पहला फेज है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 35 डेज, उसमें आपका फोकस होना चाहिए जो सारे कोर सब्जेक्ट है. स्टैटिक को एकदम स्ट्रॉन्ग कर ले, एक बार अच्छे से रिवाइज करो. जैसे कि पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट, यही अराउंड 60 to 70% ऑफ द क्वेश्चंस फॉर्म करते हैं. तो आपको इनको अच्छे से करना है. तो इन 35 डेज को हम डिवाइड कर दोगे. तो जैसे मैंने रख लिया 6 to 7 डेज पॉलिटी रख लिए, 5 डेज इकोनॉमी रख ली, 3 to 4 डेज ज्योग्राफी रख लिया. तो उस हिसाब से आपने डिवाइड कर लिया, आपने डेज देख लिए. अब पढ़ना कैसे है, कुछ लोग होते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स भी साथ में लेके पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं 1 सब्जेक्ट. वो आपका कॉल है. आपको बेसिकली 35 डेज में एक पूरा राउंड अच्छे से करना है. मेरे लिए 1 सब्जेक्ट थोड़ा रिलेटिवली इजी होता था क्योंकि मैं 1 सब्जेक्ट पे थोड़ा अच्छे से फोकस कर पाती थी. सपोज मैंने रख लिया अभी 7 डेज रख लिए मैंने पॉलिटी के. तो अब उन 7 डेज में मेरा क्या टारगेट रहेगा कि मैं अपना स्टैंडर्ड बुक पढूं जो भी मेरा सोर्स है. फिर मैं PYQs के क्वेश्चन देखूं लास्ट एटलीस्ट 10 ईयर्स कि किस तरह से क्वेश्चंस इवॉल्व हो रहे हैं, यूपीएससी किस तरह से पूछ रहा है, ताकि मैं उसमें से हाई यील्ड एरिया आइडेंटिफाई कर सकूं. और साथ साथ मैं सेक्शनल मॉक्स लगाऊंगी. सेक्शनल मॉक से क्या होता है, आपका थोड़ा रिविजन हो जाता है. एक होता है पैसिव रीडिंग, हम पैसिवली रीड कर रहे हैं, बट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ना एक्टिवली अपने माइंड को एंगेज करते हैं. फिर हम सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा. फिर जो हमारी रिकॉलिंग पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है. उसके अलावा करंट अफेयर्स आपको इंटीग्रेट करने हैं साथ में, ताकि आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन होती रहे. अब करंट अफेयर्स हो सकते हैं आपके जो भी सोर्सेज हो, चाहे आपने नोट्स बनाए हो न्यूज़पेपर के, नहीं भी बनाए तो इंस्टीट्यूट्स बहुत सारी बुकलेट निकालती है. और अगर आप एक और चीज़ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने स्केड्यूल में तो वो बहुत ही इफेक्टिव होगा. That is, solving 20 to 30 MCQs और quizzes daily. उससे क्या होगा कि ना एक एप्टीट्यूड डेवलप होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें वहाँ जाके 100 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं. तो वो होता है ना, डेली आप प्रैक्टिस करते रहोगे, डेली उस हैबिट में रहोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपका रिविजन भी होता जाएगा. एंड ऑनलाइन बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि एक इनिशिएटिव का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन करूंगी, डू चेक इट आउट. तो जो आपके प्रिपरेशन से अलाइन करे, सब्जेक्ट वाइज जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एंड इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं, आप उनको लेवरेज करिए और उनका फ़ायदा उठाइए. उसके अलावा मैं एक और चीज़ किया करती थी जो मेरे लिए बहुत इफेक्टिव हुआ करता था. जैसे मैंने जो टेस्ट दे लिए, चाहे वो सेक्शनल हो या फुल लेंथ हो, एंड PYQs देख लिए. जो क्वेश्चन मुझे बार बार जो मेरे गलत हो रहे हैं या मुझे लग रहा है कि मुझे ये एंड में देखना ही पड़ेगा, मुझे याद नहीं होगा, मैं उनको लिख लिया करती थी. तो आप उसको चाहे क्वेश्चन बैंक बोल लीजिए या मिस्टेक नोटबुक बोल लीजिए, वो रजिस्टर बना लीजिए आप, और उसमें आप फैक्ट्स लिखिए, बहुत मोटा मोटा बल्कि नहीं, क्रिस्प. तो अब आपका फर्स्ट फेज में एक बार सब कुछ हो गया. अब सेकेंड फेज में आ गया 25 डेज का स्लॉट. अब 25 डेज में आप सेकंड राउंड रिवीजन शुरू करोगे. अब जैसे पहले दिन आपको पॉलिटी में 7 डेज लग रहे हैं, तो यहाँ पे कम लगने चाहिए, यहाँ पे 4 to 5 डेज ही लगने चाहिए, बिकॉज आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो. अब यहाँ पे आप वो पढ़ोगे जो आपको लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या जो आपका वीकर एरिया है, जो आपको याद नहीं होता, तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे. और ऑब्वियसली जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है आप उसको स्ट्रॉन्गर करोगे. तो आप स्ट्रैटेजाइज इस हिसाब से करोगे. फिर आप अपने 25 डेज को डिवाइड कर लेना सब्जेक्ट वाइज. विद अगेन आप करंट अफेयर्स रिवाइज करोगे, एंड प्लस जो गलतियां करी थी, जो आपने अपनी कॉपी बनाई थी, या जो भी आपकी फैक्ट बुक्स थी, आप उसको रिवाइज करोगे, ताकि वो एंड मोमेंट में आप भूलो नहीं, आपका रिटेंशन अच्छा हो जाए. तो मैं मोस्टली क्या किया करती थी कि जो मेरे सारे सेक्शनल टेस्ट हुआ करते थे वो फेज़ 1 में ख़त्म कर दिया करती थी. तो अब मेरा फेज़ 2 से प्रॉपर फुल लेंथ शुरू हो जाया करता था. तो मेरा फोकस होता था कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, क्योंकि एक बार तो पढ़ लिया, तो इररिस्पेक्टिव रिविजन हो या ना हो, फुल लेंथ देने हैं. उसको एंड तक मत छोड़ना, कि प्रैक्टिस ही करोगे तभी जाके रिजल्ट आएगा. अब जब आप फुल लेंथ दोगे तब आप एलिमिनेशन टेक्निक सीखोगे. एलिमिनेशन टेक्निक मतलब ब्लाइंडली नहीं, आप देखोगे कि यूपीएससी लैंग्वेज कैसे फॉर्म करता है ना, और वहाँ पे कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे कहीं कोई एक्सट्रीम चीज़ तो नहीं लिखी हुई है, वो आप प्रैक्टिस से ही आपको चीज़ें समझ आएंगी.
भी आप अपने फुल लेंथ में से भी जो आपके गलत हो रहे हैं वो नोट्स बना लेना, ताकि आप थर्ड राउंड में उसको अच्छे से रिवाइज कर सको। ट्रस्ट मी, आप ये सब करते जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता जाएगा। अब आते हैं हम थर्ड फेज, फाइनल लैब, 15 डेज। अब जितना आपको टाइम फेज 2 में लग रहा था सब्जेक्ट में, उससे और कम लगना चाहिए आपको फेज 3 में। अब उसमें भी आप वही रिवाइज करोगे सबसे पहले जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है, राइट। कि जो एक्ट्स है जैसे चार्टर एक्ट हो गया, ये सब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाया करती थी, मुझे उनको बार बार पढ़ना पड़ता था, तो मुझे पता था कि यहाँ मुझे इनको अच्छे से देखना है, नहीं तो मैं गड़बड़ कर दूंगी। एंड उसके अलावा करंट अफेयर्स आपका रिविजन चलता ही रहेगा। एंड थर्ड फेज में आपको कोई न्यू मटेरियल नहीं उठाना है, जो आपने पढ़ रखा है आपको वही रिवाइज करना है। क्योंकि हमें फोमो नहीं लाना है। हो सकता है किसी ने बहुत कुछ पढ़ रखा हो सकता है किसी ने कम पढ़ा हो। एंड प्रीलिम्स में ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि इतना पढ़ लो तो आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। जो रह गया सो रह गया, तो जो कर रहे हैं ना उसको इतना अच्छे से करना है कि आपको खुद ही ऐसे करने का मन करे, वाह। ठीक है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना एंड ओपन मॉक्स भी ज़रूर देना। ओपन मॉक्स आपको ट्रेन करता है उस प्रेशर में, उस प्रेशर को हैंडल करने में। एंड परसेंटाइल आपको पता चलती है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फाइनल लैब में आपको अपने ब्रेन को एकदम ट्रेन करना है। 9:30 से 11:30 आपको कोशिश करनी है कि आप इसी टाइम पे प्रैक्टिस करें, और सी सैट आप 2:30 से 4:30 बजे प्रैक्टिस करें। अब रही सी सैट की बात, देखिए सी सैट बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके 110 प्लस स्कोर आते हैं, 120 प्लस स्कोर आते हैं, पर वो सी सैट क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसका क्या फ़ायदा, क्योंकि जब प्रीलिम्स क्वालिफाइंग ही है तो हमें दोनों एग्जाम्स देखने हैं, राइट। तो सी सैट अभी से ही लेके चलिए, एंड मोमेंट पे बिल्कुल मत छोड़ना। अभी जो फेज़ 1 में है आप अपने जैसे मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ईवाई की उसके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी सी सैट स्ट्रैटेजी पे, आप उसको चेक कर सकते हो। सेकेंड और थर्ड फेज में अच्छे से प्रैक्टिस करिए, टाइम्ड मॉक्स दीजिए, ताकि आप स्ट्रैटेजाइज कर सको कि मैथ्स को कितनी देर में अटेम्प्ट करना है, रीजनिंग को कितना करना है, एंड इंग्लिश को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करिए। बस सी सैट रीज़न नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम ना क्लियर होने का, कि उसमें हमें पहले से ही पता है कि हमें कितना स्कोर करना है। तो सी सैट को बिल्कुल भी कैजुअल नहीं लेना है, उसको भी थोड़ा बहुत टाइम दे देना, एकदम ही उससे डिस्टेंस बना के मत रखना। बात करते हैं बफर पीरियड की। सपोज आपने मान लिया आपका एग्जाम 10 मई को है, आपने 10 मई को उसी माइंडसेट से एग्जाम देना है कि ये मेक और ब्रेक टाइप्स है। आपने देखा आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, आपने एनालाइज किया। अब उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको अपने 15 दिन यूज़ करने हैं कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, क्या दिक्कतें हो रही है। एंड उन 15 दिन में आपको अपना माइंड एकदम चिल रखना है। जो आपकी थोड़ी वीकनेसेस हो रही हैं आप उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करोगे। तो थोड़ी मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं जैसे मैप हो गए, या नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, या टाइमलाइन हिस्ट्री की, ये सब उसको एंड मोमेंट पे अच्छे से रिवाइज करोगे। एंड आपने जो नोट्स बनाए होंगे उनको भी आप एंड में रिवाइज करोगे। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैंने लास्ट डेज के लिए कुछ ऐसे फैक्ट टाइप्स नोट्स बना रखे थे। जैसे कि ये है नेशनल पार्क्स प्रोटेक्टेड एरियाज पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क लिख रखा है मैंने, कहा वेयर डेक्कन प्लाटो मीट्स वेस्टर्न घाट्स, इतना लिखा। काबिनी रिवर इन नॉर्थ, मोयार रिवर इन साउथ, बस। तो ये हम फटाफट रिवीजन करेंगे एंड में कि हाँ बांदीपुर में काबिनी और मोयार रिवर जा रही है, एंड दैट इट इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये होता है आपका क्विक रिवीजन। आप प्रिपरेशन को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छे से करना है। बस ये है कि जो 90 डेज है ना, मेक इट काउंट। लास्ट और चीज, 1 घंटा अपने आप को डेली दीजिए। उस 1 घंटे में आप अपना थोड़ा फिजिकल मूवमेंट करिए, और थोड़ा हो सके तो मेडिटेशन भी करिए। वी शुड रिमेंबर जो हमारी वर्थ है वो एक एग्जाम से कई ज़्यादा है। आपने भी सुना होगा कि कई लोग बहुत सालों से प्रिपेयर करते हैं, एंड ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग आवर्स उनको बैक प्रॉब्लम हो जाती है, स्पाइन प्रॉब्लम हो जाती है, एंड फिर रियलाइज़ होता है कि वॉज इट इवन वर्थ इट। मैंने भी रियलाइज़ किया अपने ये स्ट्रगल टाइम में कि खुद पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं तो देना शुरू कर रही हूँ 1 घंटा, आई होप आप लोग भी दोगे। अगर आप फिट रहोगे तो आपका माइंड ज़्यादा शार्प रहेगा, और शार्प रहेगा तो जो परफॉर्मेंस होगी आपकी एग्ज़ाम में वो बहुत बेटर होगी। सो ऑल द बेस्ट।